भारत का केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रविवार 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया। ये तारीख अपने आप में ऐतिहासिक थी क्योंकि इसने एक पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह 11 बजे भारतीय समयानुसार संसद में बजट भाषण दिया। वो रविवार को राष्ट्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी। इस घटना ने पूरे भारत के आर्थिक और राजनीतिक हलकों में खूब ध्यान खींचा। इसकी वजह थी इसका वीकेंड पर पेश किया जाना, जो पहले कभी नहीं हुआ था, और देश के वित्तीय प्रशासन में इसकी प्रतीकात्मक अहमियत। इस बार की बजट पेशी इस मायने में भी ऐतिहासिक रही कि निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार 9वां बजट पेश किया। भारत के संसदीय इतिहास में किसी भी वित्त मंत्री के लिए ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो 31 मई 2019 से इस पद पर हैं और इसी के साथ वो लगातार सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहने वाली शख्स बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के महिला सशक्तिकरण पर खास जोर की बात कही और निर्मला सीतारमण की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की तारीफ भी की। केंद्रीय बजट एक बहुत ही अहम आर्थिक घटना होती है जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के खर्च की योजनाओं, टैक्स से जुड़े प्रस्तावों और नीतिगत प्राथमिकताओं को सामने रखती है। ये अलग अलग सेक्टरों में निवेश के फैसलों और आर्थिक योजना को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। इस बजट के रणनीतिक फैसले 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक दिशा तय करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इस साल बजट पेश करने के तरीके ने एक नई मिसाल कायम कर दी है, जो सरकार की 2017 में शुरू की गई तय तारीख पर बजट पेश करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, भले ही वो वीकेंड पर क्यों न पड़े। फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) जैसे बड़े नाम शामिल हैं, ने रविवार 1 फरवरी 2026 को एक खास ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया ताकि निवेशक बजट की घोषणाओं पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे सके। People often ask how this channel puts out content like this so consistently. And honestly, I'm not doing the heavy lifting manually. I'm using Helios. It's the AI engine we built to handle the impossible parts of creation. It is literally the power behind what you just watched. If you want that kind of speed and quality at your fingertips, don't just watch AI build the future. Start building it yourself. Helios is finally open to the public. Check the link in the description and go bring the heat. बजट को रविवार के दिन पेश करने का फैसला पहले की चली आ रही परंपरा से एकदम अलग था। शनिवार को तो पहले भी बजट पेश हो चुके हैं, जैसे कि 2025 और 2015 में, लेकिन रविवार को बजट आना बिल्कुल नई बात थी। 1999 में जब 28 फरवरी को रविवार पर रहा था, तो तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने वीकेंड से बचने के लिए बजट एक दिन पहले ही पेश कर दिया था। लेकिन इस बार सरकार ने रविवार को ही बजट पेश करने का फैसला किया। इससे पता चलता है कि सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने की तय तारीख पर कायम है, जो कि 2017 में लाया गया एक अहम सुधार था। इस सुधार का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही बजट के प्रस्तावों पर बहस हो जाए, उन्हें मंजूरी मिल जाए और उन पर काम भी शुरू हो जाए, ताकि प्रोजेक्ट्स के फंड और उन्हें लागू करने में कोई देरी न हो। बजट भाषण के दौरान वित्तीय बाजार भी एक्टिव रहे। BSE और NSE दोनों में सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक एक खास ट्रेडिंग सेशन चलाया गया, जिसमें प्री ओपन सेशन भी शामिल था। इससे वित्तीय घोषणाओं पर बाजार तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे पाए। पहले बाजार की प्रतिक्रिया अगले कामकाजी दिन तक टल जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बजट भाषण में बताए गए सरकार के 2026-27 के वित्तीय रोडमैप में पूंजीगत व्यय के अहम लक्ष्य रखे गए हैं। वित्त वर्ष 27 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 11.2 लाख करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है। इस बढ़े हुए आवंटन का मकसद है बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास को और तेज करना। यहाँ 2026 के केंद्रीय बजट में हुए कुछ बड़े ऐलान और बदलाव हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 2026 के केंद्रीय बजट में कुछ बड़े कानूनी बदलाव पेश किए गए हैं। इनमें सबसे खास है नया आयकर कानून 2025, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इस कानून का मकसद भारत के डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को आधुनिक बनाना, नियमों का पालन आसान करना और कानूनी झंझटों को कम करना है। इसे 21 अगस्त 2025 को मंजूरी मिल गई थी, जिससे लोगों और कारोबारियों को इस नए सिस्टम के लिए तैयारी करने के लिए काफी वक्त मिल गया है। हालांकि इस बजट में इनकम टैक्स की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन वित्त मंत्री ने टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई ऐलान किए हैं। फाइनेंशियल मार्केट पर असर डालने वाला एक बड़ा बदलाव ये है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) के ट्रांजैक्शन पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। बजट में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट GDP का 4.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के अनुमानित 4.4% से थोड़ा कम है। ये दिखाता है कि सरकार राजकोषीय अनुशासन फिस्कल डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 को शुरू हुआ था और 2 अप्रैल 2026 को खत्म होने वाला है। इसमें 13 फरवरी से 9 मार्च तक छुट्टी रहेगी,
ताकि संसदीय स्थायी समितियां, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की जांच कर सके। इस तय समय सीमा से ये पक्का हो जाता है कि बजट प्रस्तावों की अच्छी तरह से कानूनी समीक्षा हो सके और उन्हें मंजूरी मिल सके। इस बजट में कई अहम सेक्टर्स को कवर किया गया है जो भारत के विकास और उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को साफ दिखाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। ये कॉरिडोर बड़े शहरों और आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़ेंगे। इन कॉरिडोर में मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, बेंगलुरु वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी जैसे रूट शामिल हैं। ये भारत के हाई स्पीड रेल विजन के बड़े विस्तार का संकेत है। रक्षा मंत्रालय को भी अच्छा खासा बजट मिला है जो भारत की सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से ही है। खेती किसानी के लिए भी मदद जारी रहेगी। बजट में इसके लिए खास आवंटन किया गया है और पीएम किसान जैसी योजनाएं भी किसानों को सहारा देंगी ताकि खेती सेक्टर को और मजबूत किया जा सके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी कई नई पहल देखने को मिली हैं, जैसे टेक्सटाइल के लिए नेशनल फाइबर स्कीम, जिसका मकसद है मैन्युफैक्चरिंग को और कॉम्पिटिटिव बनाना। इसके अलावा ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज संपन्न राज्यों को डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने के लिए समर्थन का ऐलान किया गया है। इसका मकसद इस अहम सेक्टर में माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए तो बजट को बहुत बढ़ा दिया गया है। इसे 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया है ताकि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर बनाने की हमारी क्षमता और मजबूत हो सके। बजट में नए उभरते सेक्टर्स पर भी खास जोर दिया गया है। इसमें मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल और निम्हांस जैसे संस्थानों के जरिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अलग से फंड का ऐलान भी शामिल है। वहीं इसरो को अंतरिक्ष रिसर्च के लिए लगातार मदद मिलती रहेगी। केंद्रीय बजट भारत के उन आर्थिक आयोजनों में से एक है जिस पर सबकी पैनी नजर रहती है। ये सरकार की आर्थिक सोच और उसके भविष्य की दिशा की पूरी तस्वीर पेश करता है। इस बार बजट में महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया गया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर एक रिकॉर्ड भी बनाया, जो सरकार की प्राथमिकताओं और नेतृत्व की स्थिरता को दर्शाता है। रविवार को बजट पेश करके सरकार ने ये साफ कर दिया कि वो चाहती है कि नए वित्तीय वर्ष के साथ ही फंड्स और प्रोजेक्ट्स बिना किसी देरी के शुरू हो जाएं। अगर आगे भी 1 फरवरी की तारीख वीकेंड पर पड़ती है तो ये तरीका भविष्य के बजट प्रस्तुतिकरण के लिए एक नई मिसाल बन सकता है। सरकार का ये रणनीतिक कदम समय पर वित्तीय योजनाओं को लागू करने की उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। बजट में पूंजीगत खर्च बढ़ाने, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर खास जोर दिया गया है। ये सभी मुख्य बातें हैं जो आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखने में मदद करेगी। हाई स्पीड रेल नेटवर्क से लेकर उभरते उद्योगों को सपोर्ट और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, उनका साझा मकसद भारत की आर्थिक तरक्की को रफ्तार देना और देश की जनता की अलग अलग जरूरतों को पूरा करना है। चूंकि बजट 17 अप्रैल की शुरुआत में खत्म हो रहा है, तो इससे कानून बनाने की प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि इन सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और नीतिगत फैसलों को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। I hope you got some value out of this video. And if you're sitting there thinking you want to build something like this yourself, you don't have to start from scratch. I built Helios to give creators an unfair advantage. It takes the heavy lifting out of the process so you can focus on the ideas. It's exactly what I use, and now it's available for you too. The link is in the description. Don't just watch the future. Go build it with Helios. I'll see you in the next one.